आज का विशेष जो कहता है ईडी की जांच, प्रियंका वाड्रा पर भ्रष्टाचार की आंच। और यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि पहली बार ईडी की चार्जशीट में प्रियंका वाड्रा का नाम आया है। और यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि उनके पति पर विभिन्न मामले ईडी के द्वारा पहले से ही चलाए जाते रहे हैं। और इन मायनों में अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि आज उनका नाम आना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मनीष शुक्ला, जो भाजपा के प्रवक्ता है। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राहुल लाल जुड़े हैं। आप यूं तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं लेकिन कांग्रेस समर्थक हैं, तो कांग्रेस का हमने जब उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने किसी प्रवक्ता को भेजें तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन राहुल लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल केतकर जी, ऑर्गेनाइजर के संपादक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राहुल जी, अमूमन ये बात कांग्रेस की ओर से लगातार कही जाती है, विपक्षी दलों की ओर से भी लगातार कही जाती है, और शायद अपने जवाब में आप इस बात को पुनः सामने रखेंगे कि विपक्षी दलों पर तो इस तरह के मामले होते रहते हैं। लेकिन जब भी ऐसा कोई मामला सामने आता है तो जवाबदेही तय की जानी ये जरूरी मानी जाती है। इस मामले पर या रॉबर्ट वाड्रा पर तो मामले चल रहे हैं, लेकिन प्रियंका वाड्रा का पहली बार नाम आना कहीं ना कहीं लगता है आपको कि जिस तरीके से हमने तार जोड़ने का एक प्रयास किया कि कहीं लगता है प्रथम दृष्टया कि कुछ तार तो जुड़ते नजर आ रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, दो तीन चीजें जो आपने अपनी भूमिका में भी रखी और जो ईडी के चार्जशीट में भी हम लोग देख रहे हैं कि एक प्रियंका गांधी का नाम है चार्जशीट में, लेकिन आरोपी के रूप में उनका नाम नहीं। तो पहला मामला जी जो आपने भी बताया कि वो अधिकृत आरोपी के रूप में उनका नाम नहीं। तो नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज की देखिए, किसी ने जमीन खरीदी जिस व्यक्ति से, उसी को कुछ साल बाद 2006 में जमीन खरीदी और 2010 में जमीन बेच दी। एक ही व्यक्ति को क्या दोबारा जमीन बेचना भारत में कोई अपराध की स्थिति है? ऐसे जो देश भर में खोजेंगे तो ऐसे हम लोगों को करोड़ों की संख्या में ऐसे ट्रांजेक्शन मिलेंगे हम लोगों को। मुख्य मामला क्या है देखिए, अब मैं वो आपको समझा देता हूं ममता जी। मुख्य मामला यह है कि कल कांग्रेस ने भारत न्याय यात्रा की घोषणा की, जिससे भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े पड़े हुए हैं, और आज एजेंसी में उनका जो है कि ईडी में उनका नाम आ गया। हम लोग तो अभी भी याद करते हैं भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, उस बात से मैं बड़ा खुश हुआ था। उन्होंने बोला था कि एक एक भ्रष्टाचारी के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, वो भी सीना ठोक के कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और उसमें जिस आरोपी को लेकर सबसे ज्यादा उन्होंने वर्णन किया था, नेचुरल करप्ट पार्टी बता के एनसीपी को सिंचाई घोटाले का 70,000 करोड़ का वर्णन किया था। ईडी काफी उसमें आक्रामक भी थी। कुछ समय बाद, यानी उसके कुछ घंटों के बाद ही हम लोगों ने देखा कि वो एक तरह से इनके सहयोगी राजनीतिक पार्टियों में आ गए, तोड़ दिया उन्हें, और वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी बने, और उन्हें पूरे, जिनके ऊपर प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, उन्हें प्रधानमंत्री ने पूरा का पूरे महाराष्ट्र का जो है कि खजाना मंत्री भी बना दिया। तो आज के स्थिति में क्या है कि अगर आपके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापेमारी हो रहे हैं, तो वो और लोगों के बीच में है कि आप सरकार की सच्चाई खुलकर रख रहे हैं, और लोग उसे सजा के रूप में नहीं देखते, उसके आरोपी के रूप में नहीं देखते ममता जी। लोग उसे देखते हैं कि यह भारत रत्न है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है। ये स्थितियां बना दी है इन एजेंसियों का दुरुपयोग करके इस सरकार ने। चलिए, आपने अपनी बात रखी, लेकिन जो आपने एक लाइन खाली मैं कह रहा हूं, हम लोगों को याद है आज देखिए 22 जनवरी राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर का वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। उस जगह पर हम लोगों ने देखा था अयोध्या में कि 10:30 बजे रजिस्ट्री होती है, और उसी जमीन की रजिस्ट्री 11 बजे भी होती है, और उससे कितने गुना दाम उसके बढ़ जाते हैं। लेकिन वहां पे ये मुद्दा अलग है, लेकिन आपने जो बिंदु उठाए हैं उनको मैं मनीष शुक्ला जी के पास लेकर जाना चाहूंगी। मनीष जी, ये बात विपक्ष हमेशा उठाता है कि जब भी कोई ऐसी बात ईडी की तरफ से या सीबीआई की तरफ से आती है कि भाई कांग्रेस ने या विपक्षी दल ने ये किया इसलिए ये हो गया, लेकिन ये जो आरोप लगाया जाता है कि भाई भ्रष्टाचारी होते हैं लेकिन भाजपा में जाकर भ्रष्टाचारी नहीं रहते, ये दो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, डिबेट का समय तो सीमित है, तो हमको लगता है कि पहले जिस विषय पे आपने डिबेट आमंत्रित किया उस पे बात हो जाए, क्योंकि आपने जिसको समर्थक के रूप में बैठाया वो उन्होंने जिस तरीके से इस मुद्दे से कन्नी काटी, उससे लगता है दाल में कुछ काला है। देखिए, दो बातें हैं। एक तो संजय भंडारी का नाम लिया, जो हथियारों का हथियार व्यापारी है। तो उसका रॉबर्ट वाड्रा से क्या संबंध है? रॉबर्ट वाड्रा वहां जाके उसकी जो प्रॉपर्टी है ब्रिटेन में, लंदन में, वहां 4 दिन स्टे करते हैं। एक उनका संबंध है। उस संजय भंडारी का संबंध ये सीसी थम्पी से है, और जिस केस में एजेंसी जांच कर रही संजय भंडारी की, उस केस में ईडी ने नया आरोप पत्र
जारी करने के लिए कहा है सीसी थम्पी के खिलाफ भी। सीसी थम्पी का रॉबर्ट वाड्रा का कैसे संबंध है? सीसी थम्पी का संबंध रॉबर्ट वाड्रा का जो पीएस है मनोज अरोड़ा, उसके थ्रू उसका संबंध है। और स्टेटमेंट दिया है सीसी थम्पी ने कि हम मनोज अरोड़ा के माध्यम से रॉबर्ट वाड्रा से दिल्ली में मुलाकात करते थे। ये कनेक्शन है इन तीनों लोगों का, यानी संजय भंडारी, सीसी थम्पी और रॉबर्ट वाड्रा। और इन तीनों का क्या संबंध है? फरीदाबाद के अमीरपुर गांव में 486 एकड़ की जमीन जी, 486 एकड़ जमीन थम्पी खरीदते हैं जी। करीब 5 एकड़ जमीन वहीं उसी दलाल के माध्यम से प्रियंका वाड्रा खरीदती है। उसी प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से रॉबर्ट वाड्रा भी जमीन खरीदते हैं। और मजेदार बात, उसी को बेच देते हैं। केवल इतनी कहानी नहीं है जो कह रहे हैं हमारे मित्र कि ये अपराध तो नहीं है। जो जमीनों की कीमत है उसका जो वेरिएशन है, अगर आप देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि खेल क्या है। ये भी बात इन्होंने सही कहा कि अभी आरोपी नहीं बनाया है, तो डीडी न्यूज ने भी कहा आरोपी नहीं बनाया है। लेकिन इसी तरह का एक केस अभी शराब घोटाले में जो जांच हो रही है उसमें भी संजय सिंह का नाम एफआईआर में नहीं था, लेकिन जांच में उनका नाम आया। और आज उनको बेल देने से तमाम अदालतों ने मना कर दिया। लगातार जमानत मांगने पे जमानत नहीं दे रही अदालत, यानी उनके ऊपर गंभीर मामला चल रहा है। इसलिए अगर ईडी ने अपने चार्जशीट पे डाला है श्रीमती प्रियंका वाड्रा का नाम, रॉबर्ट वाड्रा का नाम, तो किस परिवार से आते हैं? ये परिवार कौन है? श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी, तो खुद जमानती है। अरे भाई इस तरह नहीं बोलते आप, राहुल जी भाई देखिए थोड़ा सा इनको राहुल जी मैं आपको वापस से मौका दूंगी बोलने का, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। मैं बता रहा हूँ, ये सोनिया जी जमानती है, भ्रष्टाचार के मामले पे 50,000 की जमानत पर बेल पर है। श्री राहुल गांधी जी जमानती है 50,000 के। यानी पूरे परिवार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस तरह के अपराध में संलिप्त रहने का है, यानी राहुल जी आपके पास है, वापस आऊंगी एक बार प्रफुल्ल जी से, वापस आऊंगी। जब आपको अवसर मिला तो आप अयोध्या पहुंच गए, जब इनको अवसर मिला तो अयोध्या पहुंच गए, जब अवसर मिला तो महाराष्ट्र पहुंच गए। कन्नी काट के भाग गए आप। मनीषा आपने अपनी बात रखी, अब प्रफुल्ल जी से भी उनका विचार जान लेते हैं। तो ठीक है, लेकिन इनसे कहिए बीच में मत बोला करें। इनको तो अयोध्या और महाराष्ट्र की बात कर रहे थे। मैं वापस आऊंगी राहुल जी, आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन प्रफुल्ल जी अभी जैसे बात की जाती है, या राहुल जी ने जैसे बात की कि भाई जैसे न्याय यात्रा शुरू हुई वैसे ही इन्होंने की बात शुरू हुई, खबर आई है वैसे ही इन्होंने इस तरीके की बात कर ली। लेकिन जाहिर है कि जांच तो पहले से ही चल रही होगी ना। और जब हम बात करते हैं कि भाई उन्होंने खरीदी और उसी को बेच दी, जाहिर है कि ये कोई ये एक गलत काम नहीं हो सकता। लेकिन क्या कोइंसिडेंस है कि थम्पी ने भी किया, प्रियंका वाड्रा ने भी किया, यानी जब ईडी कुछ भी ऐसा मामला करता है या कुछ भी चार्जशीट दायर की जाती है, क्या उसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए कि कहीं तो कुछ तो कारण रहा होगा कि जिक्र हुआ है? ममता जी, मुझे लगता है पॉलिटिकल एक्यूजेशंस जब कांग्रेस की सरकार थी तब सीबीआई ईडी को लेकर तब भी होते थे, आज भी हो रहे हैं। तो मैं उन पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाऊंगा। दो तीन जो मूलभूत प्रश्न खड़े रहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा के पास ऐसा क्या सर्टिफिकेट है कि इतनी बड़ी एग्रीकल्चर लैंड वो खरीद सकते हैं? कौन सा ऐसा बिजनेस करते हैं जिसके आधार पर इस तरह के डील वो कर पाते हैं? कभी तो ये पब्लिक के सामने है, और खास करके तब जब कांग्रेस सत्ता में हो और हरियाणा में भी सत्ता में हो और डीएलएफ वाला मामला भी तार जुड़ते हैं। दूसरा, ये जो अभी का केस सामने आया है, ये सीपी थम्पी के स्टेटमेंट के बेसिस पर ये सामने आया है जी। जिसमें सीपी थम्पी ने ये एक्सेप्ट किया है कि न केवल दिल्ली में बल्कि दुबई में भी उनकी मीटिंग रॉबर्ट वाड्रा के साथ हुई थी। तो केवल जमीन का लेन देन का मामला नहीं, उसमें जो ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग इसी को तो कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो खास करके लंदन, अब संजय भंडारी के क्रेडेंशियल्स को लेकर तो कोई शपथ पर भी उनकी सच्चाई का ये नहीं ले सकता, लेकिन यदि रॉबर्ट वाड्रा का उनके साथ लेन देन है तो वो किस तरह का लेन देन है इसके बारे में स्पष्टता लाए।
देखिए, मुझे लगता है कि हमारी न्याय व्यवस्था पर हमको विश्वास रखना चाहिए। एजेंसीज के बारे में आपका जो भी मत हो, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था को हमको विश्वास रखना चाहिए। और जब केसेस हियरिंग के लिए, बल्कि क्योंकि पॉलिटिकली यदि वेंडेटा की बात रहती तो आसान था कि भाई आरोप पत्र दाखिल करे और किसी न किसी तरह की कार्रवाई शुरू करे, लेकिन वो नहीं हुई है अभी तक। इसका कारण इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कहीं ना कहीं चल रही है जी। तो मुझे लगता है लैंड का क्वांटम, ट्रांजैक्शन का तरीका और जिनके पूरे क्रेडेंशियल्स ही ड्यूबियस रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के साथ संबंध, इन तीनों पर मुझे लगता है कि एक बार चाहे प्रियंका वाड्रा हो, चाहे स्वयं रॉबर्ट वाड्रा हो, एक बार क्लैरिटी से पब्लिक के सामने आ जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ऐसे में राहुल जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक बात तो मानी जाती है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर आपको कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, तो और अगर आपको लगता है कि अभी तक भी आप पाक साफ रहे हैं, तो ऐसे में आप भी कोई व्हाइट पेपर लेकर आ सकते थे, आप भी सरकार के ऊपर आरोप लगा सकते थे, आप भी अदालत जा सकते थे, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता एक नागरिक के तौर पर भी कि अगर कुछ गलत हुआ है तो वो सामने आना चाहिए और व्यवस्था के तहत ही एक पारदर्शिता अपनाई जानी चाहिए? ममता जी, जो केतकर साहब ने जो सवाल उठाया उस सवाल का तो मैं भी समर्थन कर रहा हूं। देखिए, वो सवाल भारतीय जनता पार्टी कब से उठा रहे थे, जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे। तब वो कहते थे कि देखिए इस परिवार के ऊपर, गांधी परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार की आरोप है। वाड्रा के मामले उसी जमाने से उठा के घूम रहे हैं कि हम आएंगे सत्ता में, उन्हें जेल में डालेंगे, आरोपियों को सजा दिलाएंगे। अभी अब इसके अब 10 साल पूरे हो चुके हैं। उन सवालों के उत्तर अगर 10 साल बाद भी अभी भी लोग खोज ही रहे हैं, तो फिर ये कमी क्या गांधी परिवार की कमी है या फिर ये सरकार की कमी है? नंबर 1 सवाल। नंबर 2, अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कह रहे थे कि सभी लोग जमानत पे रिहा है, सबके सब जमानत पे रिहा है। जमानत पे रिहा होना भारतीय न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। आप आरोप किसी के ऊपर भी अनर्गल को झूठे आरोप लगा दीजिए। नेशनल हेराल्ड का मामला था, बताइए उसके जांच कब पूरे होंगे? हमें तो मनीष शुक्ला जी खाली एक चीज बता दें कि वो जांच 2024 में पूरी होगी, 2034 में पूरी होगी, 2044 में पूरी होगी, तभी तो पूरी होनी चाहिए कि जब भी चुनाव आने वाला होता है इनका बॉक्स खुल जाता है इनका। आप लालधारी, हम लोग अभी राजस्थान चुनाव था, ममता जी उसमें लालधारी का मामला खूब उछल-कूद मचा रहा था। राजस्थान चुनाव लालधारी का मामला खत्म। अरे आपकी एजेंसियां गई क्या लालधारी खोजने के लिए? तो जो आरोप लगा के छवि खराब करने के जो आपके मामले थे वो अब जनता समझ चुकी है, उसको ठंडे बक्से में लोगों ने डाल दिया। चलिए राहुल जी, आपने अपनी बात रखी, एक बयान। मनीष जी आप क्या कहेंगे? देखिए ममता जी, जो बौखलाहट है राहुल जी की, उससे स्पष्ट है कि इनके पास तर्क का अभाव है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, नेशनल हेराल्ड का जो विषय था वो 2014 के पहले माननीय न्यायालय के आदेश पर मुकदमा कायम हुआ था। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को एजेंसीज का दुरुपयोग तो करती नहीं, एजेंसीज अपने तरीके से काम कर रही है। आज नाम प्रियंका वाड्रा जी का आया है और निश्चित रूप से अगर कानून को काम करने का अवसर मिलना चाहिए। अभी पूछ रहे थे क्यों इतनी लंबी प्रक्रिया चल रही है। संजय भंडारी विदेश भाग गया था, भारत सरकार ने प्रयास किया प्रत्यर्पण की, अब जाके मंजूरी मिली है, तो इसमें समय लग सकता है। लेकिन देखिए, मोदी जी का निश्चय है भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, और इस परिवार का, गांधी परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड है। और कोई जमानत, कोई स्वतंत्रता आंदोलन में जमानत थोड़ी लिया इन्होंने, भ्रष्टाचार के विषय पर जमानत पर है। इसलिए इसमें कोई गर्व की बात नहीं है राहुल जी की आप कह रहे हैं कि ये भारत की प्रक्रिया है। हम भी कह रहे हैं कि हाँ, भारत के कानून की व्यवस्था है, जैसे आपने कहा वो जमानत पर बाहर है, वैसे ही प्रक्रिया है, उस पर जांच हो रही है। और जिस तरीके से कनेक्शन है रॉबर्ट वाड्रा के, जाके संजय भंडारी के घर में स्टे करते हैं ब्रिटेन में, संजय भंडारी के साथ थम्पी के रिश्ते हैं, थम्पी और प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा एक साथ एक ही गांव में, हरियाणा के गांव में जमीन खरीदते हैं। वो कौन सा सन है जब हरियाणा में और भारत सरकार दोनों कांग्रेस की होती है? इसके बाद तो नहीं इस तरह से 1 रुपए की जमीन 100 रुपए में बेच पाए हो वाड्रा परिवार। 2 करोड़ की पेंटिंग भी नहीं आजकल प्रियंका वाड्रा जी की बिक रही है। तो देखिए, ये सवाल सबके जेहन में है, जनता समझ रही है बात को और एजेंसीज काम कर रही है। हमको पूरा भरोसा है कि कानून भारत की जनधन की जो लूट हुई है उसका हिसाब जरूर करेगा। जी, ऐसे में प्रफुल्ल जी, क्या हर मसले में राजनीति करना या राजनीति के साथ जोड़ना कहां तक सही है? क्योंकि वही बात है कि कानून अपना काम कर रहा है, राजनेता अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का घालमेल, यानी हर बार जब भी ईडी का नाम आता है तो राजनीति चश्मे से उसको देखना, ये कहां तक सही है? देखिए ममता जी, अभी तो
केवल ये विषय नहीं, इसमें तो स्वाभाविक है, कांग्रेस जब परिवार पर बनाती है तो और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। और ईडी की जो चार्जशीट दायर हुए उसमें स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि लॉन्ग थिक रिलेशनशिप विथ रॉबर्ट वाड्रा which extends to common business interest, सीपी थम्पी और रॉबर्ट वाड्रा के संबंधों के बारे में कहा गया है। तो ऑब्वियसली इस पर तो और एक परसेप्शन की बैटल है, क्योंकि चुनाव पास में आ रहा है, तो वो एक करप्शन का अटैक तो कांग्रेस के साथ लगा हुआ है। कांग्रेस कितना भी नकारे 2011, 12, 13 का सबको जिस तरह का माहौल बना था पूरे एंटी करप्शन मूवमेंट का, वो सबको याद है। लेकिन ये सही में दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इलेक्शन कमीशन के बारे में देखते हैं, जुडिशियल डिसीजंस के बारे में देखते हैं, इवन आर्म फोर्सेस के बारे में देखते हैं कि जिस तरह से ये एक पैटर्न हमको दिख रहा है कि हर चीज को पॉलिटिसाइज करना और पॉलिटिकली, और वो इतनी थिन लाइन हो जाती है कि एंटी मोदी, एंटी बीजेपी से लेकर फिर वो जो एंटी इंस्टीट्यूशंस का जिस तरह से मतलब जिस जुडिशियल नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जाता है, मुझे लगता है आजकल आते हैं, वो किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। और ऐसे में हर मसले को सही तरीके से देखना और समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल वक्त इतना ही है, लेकिन प्रफुल्ल जी, मनीष जी और राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता।